ओके सो बताइए कौन सा असाइनमेंट डिस्कस करना। अभी मैं ड्राइव का लिंक खोलता हूँ ना, तो ठीक है ना। ड्राइव में जो असाइनमेंट्स है ऑलरेडी मैंने ग्रुप में ही भेजे थे, ड्राइव में भी है। तो हाँ, कोई पूछ रहा है क्या? अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में से है, तो एक मिनट। तो ये PYQ स्टैंडर्ड है ना, ये सब स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट पे है। तो ये कौन सा, ये 31। अच्छा ये वाला। अरे यार इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना है, तो कैलकुलेशन किया है कि नहीं? तो चलो ट्राई करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ रोहित, तुम ट्रेन में बैठे हो, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। घर पहुंच जाओ पहले तुम। मेरी क्लास है 12 बजे तक। चलो तो अब ट्राई करते हैं। किसने ट्राई किया इसको? तो इसमें क्या करना है एक्चुअली। अच्छा मुझे तो पहले, एक मिनट। देखो जी, सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। क्या कह रहा है कि इन अ स्टोर अ डेली डिमांड फॉर मिल्क इज रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सो डे, हाँ सर वो जो बिग स्क्रीन है ना आपके, तो वो मतलब कि व्हाइट या ब्लैक करा दीजिए। अच्छा व्हाइट सही रहेगा नहीं, तो ब्लैक करा दीजिए। ये ज्यादा चमक रहा है क्या? हाँ। चलो व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट ठीक रहता है। तो हाँ ये सही। ठीक है, चलिए तब देखिए क्या है कि इन अ स्टोर द डेली डिमांड फॉर मिल्क, ठीक है ना। डेली डिमांड फॉर मिल्क जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, सो इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है। तो वो एग्जाम में दिया होगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द स्टोर परचेज C liters of milk at the fixed price B, ओके, पर लीटर। तो उसका टोटल कॉस्ट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, C इंटू बी का पर डे, ओके। द मिल्क इज देन सोल्ड टू द कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस S, जो कि मोर देन B है, मतलब जिस प्राइस पे उसने खरीदा था ना, सो जो भी कॉस्ट प्राइस पर लीटर है, सो S इज द सेलिंग प्राइस पर लीटर, B इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब आई मीन उसने जो अगर शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो उसने जो खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस ये है, और शॉपकीपर के लिए बात कर रहा हूं उसका जो सेलिंग प्राइस है वो S है ना, पर लीटर। स्टोर के लिए है ना, स्टोर जो है। एट द एंड ऑफ द डे द अनसोल्ड मिल्क इज डिस्कार्डेड, मतलब
जो मिल्क नहीं बिका वो बर्बाद हो गया, मतलब उससे कुछ आउटपुट नहीं आया, इस तरह से। सो देन द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द स्टोर। ठीक, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो पहले तो प्रॉफिट निकालना है, फिर उसका एक्सपेक्टेशंस है ना, एंड देन उसको मैक्सिमाइज करना है। सो अब देखो, इस तरह एक क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आए और आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, तो यू स्किप फॉर दैट टाइम। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उसको छोड़ना होता है, क्योंकि आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगेगा कि होगा या नहीं होगा या टाइम लेगा, तो उस टाइम के लिए, जैसे इस तरह क्वेश्चन है, अक्सर आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम काफी लगेगा मैथमेटिकली करने में, तो आप उसको उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो। आप आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चंस करो पहले। जब सारे पेपर आपने कर लिए, फिर भी टाइम रह गया, देन यू कम डिसाइड को, उसके बाद आओ, क्योंकि आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं ना वहाँ, क्योंकि तो आपको देखना पहले आसान क्वेश्चन में फोकस करना है, डिफिकल्ट पे नहीं। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे समझिए आप क्या बोल रहा है। सो मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए तो पहले तो मैं मान लेता हूँ, चलो एक रैंडम वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ, है ना। तो जरा प्रॉफिट की बात करते हैं, चलो। अच्छा, ये दिख रहा है कलर, सो इसको रेड ले लो। चलिए, तो प्रॉफिट क्या होता है ना, टोटल, क्या डिफाइन करते हो आप लोग, कैसे लिखो प्रॉफिट का मतलब, फॉर्मूला क्या नॉर्मली, चलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब x, मैं रैंडम वेरिएबल x लेता हूं, सो आई कंसीडर x एज दिस। सो जो रैंडम वेरिएबल मेरा x है, मैं इसको अज्यूम करता हूं क्या, द डेली डिमांड फॉर द मिल्क, डेली डिमांड। सो डेली डिमांड फॉर मिल्क, सो इसको मैं x कंसीडर कर लिया। x इज द मतलब x लीटर की डेली डिमांड है मार्केट में। सो डिमांड का मतलब उतना सेल होगी, है ना, x लीटर सेल होगी। सो अब लीटर में, और x का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। ओके, सो जरा समझो, तो यहाँ सिचुएशन क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है। इन्वेस्टमेंट कितना है, c टाइम b, क्योंकि उसने टोटल स्टोर परचेज c लीटर्स मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स प्राइस b, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, टोटल कॉस्ट उसका कितना है, कॉस्ट प्राइस c इंटू बी ना, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस डिपेंड करेगा, तो अभी मैं सेलिंग प्राइस ही पहले निकाल लेता हूं, उसके बाद सब ट्राई कर लेंगे। सो टोटल जो है सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल सेलिंग है, सो सेलिंग प्राइस मतलब सीपी बोल देता हूँ, एसपी। सो सेलिंग प्राइस और टोटल आएगी उसके पास, कितना होगा, x लीटर का डिमांड है और x वेरिएबल है, ठीक। उसने कितने खरीदे हैं, c लीटर ना, तो c लीटर उसने खरीदा है। ओके, तो क्या हो सकता है आपका, जो मार्केट में डिमांड है या तो c से कम है या c से ज्यादा है, ये सुनो, ठीक है ना। x क्या है, व्हाट इज x, x इज द डिमांड, तो या तो डिमांड c लीटर से कम है या c लीटर से ज्यादा होगी, इक्वलिटी कहीं लगा लो, ऊपर लगा लिया। सो आइदर डिमांड इज लेस देन c और मोर देन c। चलो, तो उसने c लीटर उसने टोटल परचेज किए हैं और उसका जो सेलिंग है वो x लीटर की है, तो उसका कितना रेवेन्यू आएगा, मैं रेवेन्यू की बात करूं, मतलब टोटल सेलिंग कितने का होगा, यस। सो s इज द सेलिंग प्राइस पर लीटर और x लीटर सेल हो रहा है डेली, तो s इंटू x, ठीक है। ओके, अब अगर उसका जो सेलिंग है, मतलब सेलिंग है ना, डिमांड मतलब नॉट सेलिंग एग्जैक्टली, मतलब डिमांड मार्केट में जो है, अब डिमांड जो है एक्चुअली अगर c लीटर से ज्यादा है, मतलब मार्केट में डिमांड c लीटर से ज्यादा है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा,
यस, यहां पे एस, अच्छा सी क्या था, कॉस्ट था ना, नहीं एस इंटू बी ना, है ना, सी तो कॉस्ट है उसका, चेक कीजिए एक बारी मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। सी इंटू बी, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट फिर से दोबारा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट लेट मी सी। सो अगर उसका जो डिमांड है वो ज्यादा है, चलो एक्स मतलब डिमांड जो है सी लीटर से ज्यादा है, तो कितना सेल करेगा वो, क्योंकि उसने सी लीटर ही खरीदे हैं टोटल, तो टोटल सेल तो सी लीटर ही हो सकता है ना। अब किस रेट से वो सेल हो रहा है, पर लीटर सेलिंग क्या है, हाँ तो कितना उसको रेवेन्यू आएगा उस केस में, हाँ एस इंटू सी ना, ये बोला था क्या आपने, चेक कर लो एक बारी, अच्छा शायद आपने सही बोला था, वो मैंने कहा था ना, ठीक है एस इंटू सी, ठीक है मतलब सही बताया था मे बी। ओके, किसी को डाउट है इसमें, पर देख लो, डिमांड अगर सी से कम है, मतलब सी लीटर से कम डिमांड है मार्केट में, तो जितना सेलिंग हुआ पर सेलिंग प्राइस एस है। अब डिमांड सी से ज्यादा है, तो उसने सी लीटर ही खरीदे हैं टोटल, तो ज्यादा बेच नहीं सकता वो, तो डिमांड अगर ज्यादा भी है फिर भी वो सी लीटर ही सेल करेगा, तो सी लीटर, अब पर लीटर सेलिंग प्राइस है एस, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। ओके, और टोटल उसका कॉस्ट कितने का है, सीबी का, राइट, तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए मुझे, प्रॉफिट, ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सो यहाँ पे एस एक्स माइनस सी बी होगा अगर एक्स लेस देन इक्वल टू सी है, और एस इंटू सी माइनस सी बी अगर एक्स मोर देन सी है। किसी को लॉजिकली दिक्कत है बताइए, मैंने क्या किया, सो जो टोटल सेलिंग है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, सो ये बचा प्रॉफिट। ओके है, अब ये प्रॉफिट मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, तो मैं इसका क्या नाम दूं, प्रॉफिट का नाम चलिए मैं y रख देता हूं तत्काल। सो y इज द रैंडम वेरिएबल, अब मेरा पास ये रैंडम वेरिएबल है, तो मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है एक्चुअली, है ना। सो y इज द रैंडम वेरिएबल, दिस y बराबर एस एक्स माइनस सी बी जब x लेस देन इक्वल टू सी है, और y बराबर एस सी माइनस सी बी जब x मोर देन सी है। सो यहां से क्या हम y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, बोलो भाई क्या करेंगे, सो ये y आ गया ना, y आ गया x के टर्म में, ना आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है, मुझे समाउ y का ही तो मीन निकालना है, मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द स्टोर, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y कैन बी रिटन एज, दो पार्ट में है ना, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू c इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन, क्या करो आप, x लेस देन इक्वल टू c, सो x लेस देन इक्वल टू c प्लस प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे कर लो, या फिर सीडीएफ निकाल लो पहले, ये भी कर सकते हो। तो यहां से x मोर देन c इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x मोर देन c। अब आगे कैलकुलेट कर पाओगे,
ट्राई करना। एक्चुअली ये पिछले साल मैंने कराए थे, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे मेरे यूट्यूब पे भी ऑलरेडी होगा, तो उसका मतलब सॉल्यूशन पूरा सॉल्व किया हुआ है मैंने। जैम 2022 सॉल्यूशन नाम का एक मेरा वीडियो होगा यूट्यूब पे, तो उसमें इसका फुल सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। सो आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें, तो अब इसको ट्राई करो। मेन तो यही प्रॉब्लम आती है। एक और अप्रोच है, ये तो मैं सीधा EX निकाल दिया। दूसरा अप्रोच ये था कि आप पहले ये ट्राई करो, ये तो एक्चुअली कांस्टेंट है ना, तो जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू ये चाहिए, सो SC माइनस CB है ना, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x मोर देन C, और यही चीज यहाँ आएगी है ना, ये प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट, और ये फाइंड कर सकते हो इजीली। सो C से इन्फिनिटी उसको इंटीग्रेट कर लो, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x dx, सो ये इजीली आ जाएगा है ना, मतलब मोर देन C है ना, डायरेक्टली आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा C आ जाएगा है ना। तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू SC माइनस CB है ना। एक तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो जब ये वैल्यू है, और दूसरा हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स टाइप बन गया एक्चुअली, y कहीं ना कहीं मिक्स टाइप हो गया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दिस कंडीशन आ जाएगा। तो उसको ट्राई करना, आराम से आगे थोड़ा ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना। अब दूसरा और भी अप्रोच हो सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, और भी डिफरेंट अप्रोच आप ट्राई कर सकते हो, ये चीज है। So, ये तो वही आएगा दिस इनटू दिस, तो ट्राई करके देखना। नेक्स्ट 28। हाँ, सो 28 जो है जी अभी जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने कोई एक पैराग्राफ थ्योरी कंप्लीट किया सिलेबस का, तो उसके बाद अगले 2-3 क्लास तक सिर्फ जो उस पे बेस्ड असाइनमेंट्स है उसका डिस्कशन होता है, डाउट डिस्कशन एक्चुअली। तो आज डाउट डिस्कशन ही होगा, थ्योरी आज नहीं होगा। सो ठीक है ना, तो एक्स भी रैंडम वेरिएबल, तो इसलिए सबको ट्राई करने, तब आपने जब थ्योरी पढ़े तो आपको उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, तो क्वेश्चन से थ्योरी ज्यादा, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा ज्यादा से ज्यादा। सो एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0-10 है, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। सो वाई का रेंज क्या है भाई, किनका डाउट है, नवीन का है ना। हाँ, तो y डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली यूनिफॉर्म 0-1 हो गया एक्चुअली। सो y यूनिफॉर्म 0-1 हो जाएगा, तो उस केस में अब ये नहीं निकल जाएगा, 0.75 आ जाएगा ना। नेक्स्ट 27 का बी आ रहा था, तो आंसर तो मुझे भी याद नहीं है, बाकी जिसने किया है बताओ भाई क्या आ रहा है आप लोगों का। Consider a sequence of independent Bernoulli trials. Probability of success in each trial 1/3. X denote number of trial required to get second success. तो मतलब ये हो गया एक्चुअली नेगेटिव बाइनोमियल है ना, नेगेटिव बाइनोमियल r बराबर 2। एक मिनट, हाँ, सो कैसे हो? हाँ, सो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट है ना। सो अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस, सो r के प्लेस पे 2 हो गया, नेगेटिव बाइनोमियल r के प्लेस पे 2, और नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, तो इसका जो PMF आएगा है ना, ट्रायल x अगर है तो x-1 चूज r-1 p की पावर r q की पावर x-r लगा लो, और x मोर देन इक्वल टू 5 है, तो बेटर 1 माइनस कर दो इसको है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस, तो सपोर्ट कहां से स्टार्ट होगा इसका, 2 से, 2 3 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 3, प्रोबेबिलिटी एट 4, और आंसर सी दे रखा है। बाकी लोग बताओ भाई। तो उसमें गलत दिया होगा, हो सकता है मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है ना। तो आप बस कैलकुलेशन चेक करना, कॉन्सेप्ट ठीक है आपका, बस कैलकुलेशन चेक करना है, तो गलती दे सकता है। नेक्स्ट कौन सा वाला, 34, अरे ये वाला, हाँ तो ये हमने अच्छा फर्स्ट बैच में डिस्कस किया। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, फिर से देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है एक्चुअली, तो फिर से आपको लगे कि आप कर पाओगे तो ट्राई करो, नहीं तो स्किप करो, ठीक है ना। इसीलिए जैसे जैम 2022 में
हमारा स्टूडेंट वो श्रुति थी, फुल ईयर बैच की, ऐसे नहीं सिर्फ क्रैश कोर्स की, वो पूरे साल हमने पढ़ाए थे उसको, तो उसका 3rd रैंक आया था। तो उसके 60 मार्क्स थे 2022 में, 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था। जैम 2023 में जिसका 2nd रैंक है उसके आई थिंक 55 मार्क्स हैं। फर्स्ट रैंक जैम 2023 में फर्स्ट रैंक वाले का 59 मार्क्स है। जैम 2022 में 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था जिसका ये क्वेश्चन है, और जैम 2023 में इस बार 59 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक था, 55 पे 2nd रैंक था। और 2nd रैंक वाला हमारा स्टूडेंट था। तो और इस बार मुझे लग रहा है आप में से कोई फर्स्ट रैंक लाएगा। सो देखो, सो क्या होगा, ये कह रहा है कि और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ each of its employee up to a maximum of ₹1000। तो देखा लैंग्वेज समझने की जरूरत है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे मिल्क वाला क्वेश्चन था तो वैसे ही है कि एक यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल एक्सपेंस को कितना कवर करेगी, मैक्सिमम 1000 रुपए तक, ठीक। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक है ना, जब आपको लगे कि नहीं कर पाओगे इनिशियली वो क्वेश्चन करो जो क्विकली आप कर लोगे, है ना, ये चीज है, फिर बाद में ये सब करना। इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड्स ₹1000, अब यूनिवर्सिटी 1000 रुपीज की मेडिकल एक्सपेंस बियर कर सकती है। किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो अगर किसी का मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज्यादा हुआ देन द एम्प्लॉय गेट द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो पहले तो यूनिवर्सिटी बियर कर रही थी, तो फर्स्ट सोर्स है यूनिवर्सिटी बियर द मेडिकल एक्सपेंस अप टू 1000, आफ्टर 1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बियर्स, है ना, एक्सेस अमाउंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 500। तो मतलब आपका 1000 तक अगर मेडिकल एक्सपेंस यूनिवर्सिटी देगी, 1500 तक है तो 1000 यू विल गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड रेस्ट जो भी एक्सेस है 1500 तक, सो रेस्ट यू कैन गेट मैक्सिमम 500 फ्रॉम द insurance policy. If the yearly medical expenses of a randomly selected employee has uniform 250 to 1750, अब बता दिया आपको कि कोई भी जो एम्प्लॉय है उसका जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 250 टू 1750। तो मतलब जिसका ईयरली मेडिकल एक्सपेंस होगा 250 से 750 तक ही होगा, 750 ज्यादा नहीं होगा, 250 से कम नहीं होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन, y डिनोट द अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इनिशियली मान लो x मैं ले लेता हूं, इसने x तो दिया नहीं, मैं अपनी मर्जी से x मान लेता हूं, किसको, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय, है ना, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, है ना, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 250 टू 1750। ओके, अब देखो y जो है, द y इज अमाउंट द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से। सो अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। आइए वाई को देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना, जैसे हम प्रॉफिट देख रहे थे, वाई की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है। सो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एम्प्लॉय का है ना, सो अगर एक्स की वैल्यू 250 से लेके 1000 तक है, मान लीजिए, सो अगर x की वैल्यू 250 से 1000 तक है तो y किसके इक्वल होगा, 0।
हाँ, आपको देखना वाई क्या था, अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो वाई इज द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो पहले 1000 रुपीज, फर्स्ट 1000 रुपीज जो है वो यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, उसके एक्स्ट्रा जो है वो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी बियर कर रहा है, और उससे भी एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेगा, वो जेब से लगाएगा अपना। ये है तो मतलब 1500 से ज्यादा किसी का मेडिकल एक्सपेंस है तो वो अपने जेब से लगाएगा, मतलब ये है। सो अब समझिए आप, तो यहाँ पे 0 रुपीज मिल रहा है उसको। वाई इज द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, 0। अब x की वैल्यू अगर 1000 से ज्यादा है ना, यहाँ 1000 इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर 1000 से ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ भी इक्वेट कर लीजिए। सो अगर x की वैल्यू 1000 से ज्यादा है एंड 1500 तक है तो क्या होगा, सो हाउ मच अमाउंट विल दे गेट? 500 एग्जैक्ट 500 थोड़ी मिलेगा। मान लो x की वैल्यू 1100 है, सपोज x इज 1100, देन x minus 1000. हाँ, सो दे विल गेट x माइनस 1000, जो एक्सेस अमाउंट है ना, द एक्सेस अमाउंट दैट विल गेट। सो 1000 तक तो यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, सो x इज 1000 to 1500, सो जो भी एक्सेस अमाउंट है मोर देन 1000, सो x की वैल्यू ना हो सकती है 1200 है, सो 200 इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। सो x माइनस 1000, and what if x is more than equal to 1500 or more than 1500? मान लीजिए किसी का 1600 का खर्चा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? 1600 मेडिकल एक्सपेंस आया तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? 500 हाँ, मतलब टोटल 15 मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी देगी? हम y ले रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से, y इज द अमाउंट पेड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इंश्योरेंस पॉलिसी पेज अप टू मैक्सिमम 500, तो 1000 तक यूनिवर्सिटी बियर कर रहा है, 1000 के बाद जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बियर कर रहा है। सो अगर 15 ज्यादा किसी का खर्चा है तो यूनिवर्सिटी 1000 दे दिया, अब 500 मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, सो दिस इज द 500। सो अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया। अब आप ट्राई करो तो देखो जरा। सो यहां से क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 500 कितनी आएगी, बताइए जरा। सो y 0 कब होगी? जब x 250 से 1000 है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 250 to 1000? मतलब दिस इज सेम एज 0 है ना, अरे वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज y बीइंग 0, x बीइंग बिटवीन 250 to 1000। x का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये है यूनिफॉर्म 250 to 1750, जो x रैंडम वेरिएबल है that x has distribution uniform 250 to 1750। so what is the probability of this? x का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दे रखा है, x is this 1/750 upon 15। हाँ, तो ये होगा ना कि y2 है ना, वो अब क्या होगा, इसका पीडीएफ क्या होगा 1/1500 ना, और यहाँ इंटीग्रेट कर लो 250 से 1000 में 1/1500 को। सो 1/1500 इज द पीडीएफ ऑफ x। यूनिफॉर्म का पीडीएफ क्या होता है 1/b माइनस a। सो x का पीडीएफ है 1/1500 इंटीग्रेट फ्रॉम 2000 दिस, तो 750 गैप है ना अपॉन 1500, कितना आ गया 1/2। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y बीइंग 500? सो y की वैल्यू 500 कब होगी? जब x की वैल्यू, अच्छा 15 से कहां तक जा सकती है, ये भी तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो x की वैल्यू कहां से 1500 से कहां तक, टोटल 1750 तक ही है, इस तरीके से। सो y 500 कब होगा? जब x की वैल्यू 1500 टू 1750 है, ठीक है ना। सो बताइए ये कितना आएगा?
So what is the probability y being 500? तो ये कितने का गैप है? 250 का गैप है, 250 अपॉन 1500. So 250 अपॉन 1500 तो टुडे गैप है ना. So 1/6. ओके, तो रेस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब इस बीच में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? So what is the probability of y being between 0 and 500? टोटल सम तो 1 होना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/2 मतलब 3/6. नहीं, टोटल y बराबर 0 होने की प्रोबेबिलिटी थी वो 3/6 मतलब 1/2. y 500 की दिस, तो इन दोनों के बीच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 2/6 मतलब 1/3. 1/3 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1000 to 1500 ना. तो इस कंडीशन में, अच्छा सॉरी 1/3, 13 नहीं, 1/3. so means what कि y 0 से 500 का मतलब ये हो गया कि, ठीक है ना. so y की वैल्यू ये होगी 1/3, मतलब ये हो गया लाइक x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ऐसे भी, जब x 1000 से 500 में है तब. when x is between 1000 and 500 तो x माइनस 100 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x माइनस 100 का रेंज क्या आएगा यहाँ से? x माइनस 1000 का रेंज क्या है? 500 to 1000, सॉरी 0 to 500 ना. हाँ 0 to 500 मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से 500, मतलब लाइक इसकी प्रोबेबिलिटी 500 अपॉन जो 1500 इसलिए 1/3 है. ओके ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें, देखो जरा ध्यान से. सो पहला आपसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y. चलो ट्राई करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो y पे 3 कंडीशन है ना, आइदर y विल बी दिस दिस दिस. जब इस सिचुएशन में y 0 है, सो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कैसे होता है एक्सपेक्टेशन, ये मिक्स्ड है ये भी ना, क्योंकि इन दोनों पे पॉइंट मास है, बीच में कॉन्टिन्यूअस है, सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है y अगेन. सो लाइक 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 कितना था, कितना भाई? 0 प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस वैल्यू है 500. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 500? 1/6 प्लस इस बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में 0 to 500. तो कितना आएगा मीन इसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में 0 to 500. ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 0 to 5. इसका मीन कितना आता है? x माइनस 100 है ना, ये x माइनस 1000 है. सो व्हाट इज द मीन व्हेन x माइनस 1000 इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, यही तो y है ना, सो दिस इज y एक्चुअली 0 to 500 जो यहाँ लिख रखा है मैंने, लिख रखा ना. सो प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा? 0 to 500 के बीच होने का एक्सपेक्टेशन कितना? a प्लस b 2 ना. सो कितना? 500 अपॉन 2 लाइक व्हेन. सो यहाँ देखो E1 E2 E3 है, हालांकि यूज मैं यही कर रहा हूं, तुम अगर ध्यान से देखो तो मैं यही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी y being 0 into expectation at that point, y being 500 then expectation into, उस तरीके से कहने का मतलब ये है कि पॉइंट पे है तो वही आ जाएगा. सेम थिंग 3 पार्ट में यूज होगा एक्चुअली सेम चीज. सो मैंने पहले लिखा कि 0 वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी इनटू दिस कंटीन्यूअस पार्ट पे. हाँ, सो 0 to 500 कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो यूनिफॉर्म 0 to 500 का मीन कितना होता है? ठीक है ना. तो इस कंडीशन में y ऐसा है, सो y इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 to 500. ठीक है ना, क्योंकि x तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना 1000 to 1500 उस केस में. सो ये प्रोबेबिलिटी है 1/3 और इस केस में मीन कितना होगा? दिस सिंप्लीफाई करो जरा.
बताओ टोटल कितना आ रहा है, ये सही आ रहा है कि नहीं? यस सर सही। ओके, ऑप्शन नंबर चेक कर लेना क्या है इसमें ऑफिशियल में। 500/3 आ गया पहला, तो पहला ट्रू हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, तो ये ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन, बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, सो प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, तो इसका क्या मतलब है, या तुम x में कन्वर्ट कर लो या तो। सो y 300 से ज्यादा कब होगा, जब x की वैल्यू कहां से कहां होगी, y इंश्योरेंस पॉलिसी वाली है ना, 1300 से लेके, हाँ, तो उसका खर्चा 1300 से, उसका खर्चा जो है 1300 से 1750 तक रहा होगा। इक्वलिटी यहाँ हटा दो। सो उसका खर्चा जो है इतने तक रहा होगा। अब ये प्रॉपर्टी कितनी आएगी, 1300 से 1750 वाली है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज्यादा कब देगी, तो मैक्सिमम 500 देगी ना, तो ये मतलब 1300 से ज्यादा उसका खर्चा है, तभी तो 300 इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, तो उससे ज्यादा देगी। सो ये कितने गैप है इसमें, 450 का, टोटल कितना था 1500। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है ना, यूनिफॉर्म का CDF क्या होता है, x माइनस क्या a/b माइनस a ना, उस तरह से। या इस पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्चुअली, तुम समझे, इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1/1500 को इस इंटरवल पे, तो कितना है कैंसिल करके दे, हैं 3/10। तो ये 3/10 ये भी सही हो गया। द मीडियन ऑफ y इज 0, तो मीडियन की डेफिनेशन बताओ मुझे, मीडियन की डेफिनेशन क्या है। सी ऑप्शन ट्रू होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ। ये डेफिनेशन है मीडियन का इन जनरल। सो 0 इज मीडियन if and only if probability y less than equal to 0, this probability should be more than or equal to half, and probability y more than equal to 0, this probability should also be more than or equal to half। अब वेरीफाई कर दो, आप निकाल तो चुका हूँ probability में यहाँ पे। so less than equal to 0 मतलब exactly at 0, तो ये हाफ ही है, तो पहला वाला ओके है, this is fine। probability more than equal to 0, so more than equal to 0 तो 1 ही हो गया ना, क्योंकि y कुछ भी वैल्यू ले, so y more than equal to 0 का मतलब कितना, या तो 0 या 1 आ गया प्रोबेबिलिटी, तो ट्रू है कि फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछो, ये चेक करना आपको। तो लेस देन इक्वल टू 0 में क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इक्वल टू 0 पे हाफ ही है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मोर और इक्वल, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कह रहा है कि द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 फॉर y इक्वल टू 100। अब डी ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कोई मुझे बताओ, क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 इज इक्वल टू 100, तो 100 जो है pth क्वांटाइल होने के क्या मतलब है। सो 100 pth क्वांटाइल कब होगा, तो मीडियन स्पेशल केस होता है pth क्वांटाइल का, है ना। अगर ये 0.5 लिख देता तो दोनों ऑप्शन उस तरह सेम रहता, 0.6 बोला है ना। सो x मतलब यहाँ y के लिए बात कर रहा है, सो y लेस देन इक्वल टू 100, क्या ये मोर देन इक्वल टू 0.6 आएगी, एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 100, क्या ये क्या था pth क्वांटाइल का डेफिनेशन, कि y मोर देन इक्वल टू 100 शुड बी मोर देन इक्वल टू p, एंड y लेस देन इक्वल टू 100 दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू p, एंड y मोर देन इक्वल टू 100 दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, मतलब 0.4। p तुम्हारा 0.6 है, यहाँ पे p जो है 0.6 है। तुम pth क्वांटाइल का डेफिनेशन पलट के देख लो पीछे, जब थ्योरी पढ़ाया था मैं। सो pth क्वांटाइल में x की जगह 100 रखना है और p की जगह 0.6 रखना है। तो यहाँ y के कैसे बात करें, इसलिए y लिख रहा हूं मैं। अब चेक करो ये ट्रू है कि फॉल्स है, दोनों ट्रू होने चाहिए। सो y मोर देन लेस देन इक्वल टू 100 मींस व्हाट, सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 100 मींस व्हाट, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1100, यही ना। ये कितना होगा, बताओ भाई, ये लेस देन इक्वल टू 100 मतलब 250 से 1100, डिफरेंस कितने का है,
850 8 3 11, हाँ। सो 850 अपॉन 1500। मैं x के रेस्पेक्ट में ही काम कर रहा हूँ, यहाँ x आ गया ना, तो इंटीग्रेट करना है आपको x के पीडीएफ को 250 से 1100 में। तो ये कितना आ गया डेसिमल में बताओ मुझे, कुछ डिवाइड करो जरा, डेसिमल में बताओ। 0.566। सो 0.566। क्या ये ट्रू हो रहा है? नो सर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चेक करो ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है। ये भी सी है ना, ठीक है। अब किसी को क्वेरी है तो पूछो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए, तो इसमें एग्जाम में भी टाइम आपको लगेगा, तो इसको स्किप करो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप कर भी लोगे तो चांसेस है किसी एक ऑप्शन गलत। एमएसक्यू है, तो एमएसक्यू सबसे ज्यादा रिस्की सेक्शन है, टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी कम आएंगे। 10 क्वेश्चन जो 31 to 40 वाला है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है इसको सबसे एंड में करो, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट है, तुमने 4 लगा दिए तभी मार्क्स गए, मतलब कुछ नहीं मिलेंगे। 2 ऑप्शन टिक किए तब भी कुछ नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो टेंशन वो नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत है इस सेक्शन में, टाइम भी जाएगा और मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये है। सो आप पहले होता है कि ये सेक्शन करो एमसीक्यू, फिर जाके आप एंड में न्यूमेरिकल आंसर टाइप करो, या आपको लगे तो पहले एनएटी कर लो फिर आप एमएसक्यू में आओ। कई सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, पहले 1 मार्क्स वाले या तो एमसीक्यू कर लो, 1 मार्क्स वाले एनएटी कर लो, फिर 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाले एनएटी, फिर एमएसक्यू पे आओ। तो आपको देखना होता है कैसे आप, तो टेस्ट के दौरान ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि आपके लिए क्या फिट बैठता है। जब ये फुल लेंथ टेस्ट होगा ना, अभी ऐसे जब स्टार्ट होगा अक्टूबर के बाद, तो आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, तो वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो आप डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करके देखो। जी हाँ हाँ हाँ, अरे देखो ध्यान से, ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी जो है 1/3 है, और ये एक्सपेक्टेशन 250/2 है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI ना। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है कि उसकी वैल्यू 0 से 500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1/3 है। अब अगर 0 to 500 में है तो एक्सपेक्टेशन क्या है उसका, तो 0 to 500 में है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, दिस इनटू दिस। ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो है। टोटल प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो? टोटल प्रोबेबिलिटी में आप वहां प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना ए की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2। तो यही चीज एक्सपेक्टेशन में अप्लाई हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ओके है, ए पे आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आएगा, E1 E2 पे नहीं, ए वाले पे आएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल एक्सपेक्टेशन है, ये बस समझ सकते हो आप। तो ये E1 ये E2 सेम यहाँ पे है। यहाँ पे यही है कि पहले तो देखा, तुम यही देख लो कि वैल्यू 0 है, और 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में तुम कैसे निकालते हो एक्सपेक्टेशन? डिस्क्रीट यही रूल है कि वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 तो डिस्क्रीट था, ये और ये वाला, और ये वाला तो डिस्क्रीट में हो गया, y तो डिस्क्रीट कन्वर्ट हो गया, तो डिस्क्रीट में तो pi इंटू xi, यहाँ y इंटू pi, ये हो गया। अब जब इसमें है तो पहले तो ये देखना है कि भैया इसमें होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तुम्हारा E1, ये E2, ये E3, ठीक है, तो इस तरह से था। तो ये इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट तो है नहीं, तो इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब अगर इसी इंटरवल में वैल्यू है तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, सो देन इट इज एक्सपेक्टेशन। यूनिफॉर्म 0 500 में एक्सपेक्टेशन यूज किया, ठीक है ना। नहीं समझ नहीं आया क्या बोले तुम?
इसका या पिछले क्वेश्चन का? इसी का। देखो यहां जो मैं लिख रहा हूं, यहां ऐसे लिखा है, हमें चाहिए था एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, तो यहां था कि y मतलब पहला वैल्यू y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू है 0, सो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y एट 0 प्लस, तो ये एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली हो गया। एंड क्योंकि डिस्क्रीट है ना, तो एक्सपेक्टेशन लिखो तो वही आएगा। अगर तुम ऐसे लिखना भी चाहो कि प्रोबेबिलिटी y इज 0 इंटू एक्सपेक्टेशन एट 0, फिर प्रोबेबिलिटी y 500 एक्सपेक्टेशन एट 500, प्रोबेबिलिटी y बिटवीन 0 एंड 500 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये है स्टोरी। देखो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू a गिवन E1, E2 a गिवन E2, तो यहाँ पे y है ना, अब गिवन में वो चीज लिख सकते हो तुम, ये लिख रहा हूं मैं एक्चुअली, क्योंकि y फिक्स तो है नहीं पूरा सपोर्ट, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। E1 इंटू a गिवन E1, E2 इंटू a गिवन E2, E3 इंटू a गिवन E3, ये चीज है। सो हर केस में y का एक्सपेक्टेशन निकाल रहा है, y या तो 0 वैल्यू लेगा या 500 या इसके बीच, तो इस तरह की स्टोरी है। हाँ पार्टीशन यहाँ पे y की कितनी वैल्यू थी? 0, 500 और बीच में यही है ना, तो तुम y की जगह x माइनस 1000 रख दो चाहो तो, जहां y है वहां x माइनस 1000 रख दो। ये जो y है यहाँ पे, बाकी तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे तुम है ना 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस 500 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 500 एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x बीइंग बिटवीन, क्या रेंज था कि x कब होगा? x बीइंग बिटवीन है ना, तो उसके में ये लिख सकते हो तुम कि x, जहां मैं y बराबर 0 लिख रहा हूं वहां मैं लिख सकता हूं x बिटवीन 252,000, जहां y बराबर 500 लिख रहा हूं वहां लिख सकता हूं x बिटवीन 500 टू 1750। एंड जब यहाँ पे जहां y बराबर बीच में लिखा हूं यहाँ होगा x बिटवीन 1000 टू 1500, ठीक है ना, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, y की वैल्यू कितनी थी? 1000, x माइनस 1000 ना, ये वैसे एक्सपेक्टेशन क्या आएगा इसका? a प्लस बी बाई 2, 250 प्लस 1750 अपॉन 2, ये कितना होगा? कितना होगा समूह के? सो वैसे है ना, वैसे तो गड़बड़ होती है। यहाँ y एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि ऐसे है ना प्रॉब्लम, तो ये एक्चुअली y ही तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे y के टर्म में, तो x अगर इस केस में है तो दिस वैल्यू इज y ओनली, है ना। सो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि वी आर फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ y ना, सो देन y गिवन, अच्छा ये गिवन में तुम लिख सकते हो x बिटवीन, मतलब वो लिख नहीं रहा हूँ तो मतलब वही है कि इनटू चल रहा है 1000 1500, तो अगर ये इस बीच में है तो y तुम्हारा x माइनस 1000 है, सो x माइनस 1000 विल बी बिटवीन 500 टू कितना 1500, 500 टू क्या रेंज है भाई, x माइनस है ना, x 1000 टू 1500, तो x माइनस 1000 कितना हो जाएगा? 500 टू सॉरी 0 टू 5 ना, हाँ क्या कर रहा हूँ, 0 टू 500, हाँ। सो यहाँ ये तुम्हें ये रूल पता है ना कि अगर x हमारा मान लो x की डिस्ट्रीब्यूशन a टू b है, तो x माइनस k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x का डिस्ट्रीब्यूशन है x इज यूनिफॉर्म a b, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x माइनस k यूनिफॉर्म a माइनस k कॉमा b माइनस k, तो ये लगाओ यहाँ पे। सो y बराबर तुम्हारा है x माइनस 1000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 252, जब मेरा x है यूनिफॉर्म 252 1750, तो मेरा x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा?
हाँ, अब इसका मीन कितना आ जाएगा, यही y है तुम्हारा, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, सो 500/2 ना, a प्लस b बाई 2, 500/2। तो ये तुम्हारा y एक्चुअली है, दिस इज योर y। पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फिर एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ये है, तो ये यूज किया मैंने। अब इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी है ना, मतलब वो तो उसका अलग किया। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन दिस, तो गिवन तो ठीक है, यहाँ यूज कर लिया तुमने, डायरेक्टली यूज करो कि y का एक्सपेक्टेशन क्या है। सो मतलब वही है कि अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, सो डायरेक्टली यू कैन राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एंड यहाँ से लिख दिया मैंने ये चीज। यहाँ से हो गया 0, ये हो गया 500, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/6, 500 की 1/6, सो ये 1/6, और ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब है तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये हो गया है ना, सो गिवन दिस, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, सो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मीन हो गया 500/2, और यही फाइनली आया था कितना है 500/3, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 500/3। क्या क्या, हाँ नहीं समझे, फिर से बताओ, माइनस क्या, x यूनिफॉर्म 250 से 1750 है, हाँ तो माइनस हम करेंगे तो माइनस का 700 से 600। अरे एक मिनट, लेकिन ये भी तो है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी ले, इन जनरल y अकेला ये थोड़ी है, हमें यहाँ ये दे रखा है, इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, हमारा y 3 पार्ट में है ना। अच्छा, तो हमें जब x ऐसा है तब डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इन जनरल नहीं है। हमें ये थोड़ी बोला है कि y बराबर x - 1000 है, y इन जनरल x - 1000 थोड़ी है हमेशा, अंडर दिस कंडीशन है ना, तो इस कंडीशन में मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो चीज ये जनरल वो हो गया, मतलब वो जनरल ट्रू नहीं है, मतलब ठीक है, कहने मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि y की वैल्यू x - 1000 कब होगी, जब x तुम्हारा 1000 से 1500 है तब, अदरवाइज जब 1000 से कम था तो 0 है, जब 1000 से 1500 ज्यादा है तो 500 है। ये बिल्कुल वैसे ही कुछ क्वेश्चन हो गया, तो वो अभी बाइनोमियल वाला जो हम कर रहे थे, हाइपरज्योमेट्रिक यूज किया था मैंने, कुछ वैसे ही हो गया। तो यहाँ इन जनरल ये नहीं बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ अभी क्या है, मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि x - 1000 कब है, सो हमें ये गिवन है कि x की y की वैल्यू x - 1000 कब है, जब आपका x 1000 to 1500 है। तो उस केस में जब x 1000 to 1500 है, तो उस केस में क्या आएगा, हाँ ठीक है, तुम सही मतलब बताओ, वो लिखना मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, 1000 to 1500। तो ये मुझे इस इंटरवल में जब x है तब x - 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, इन जनरल नहीं। अगर 1000 से कम है तो y की वैल्यू यूनिफॉर्म थोड़ी है, y की वैल्यू डिस्क्रीट हो गई यहाँ पे। जब 1000 से कम है, तो जब 250 to 1000 है तो y तो 0 है, तो इन जनरल नहीं है, y अकेला थोड़ी 3 पार्ट में है, तुम्हें इस पार्ट के अंदर बात करना है। तो जब x तुम्हारा 1000 से 1500 के बीच है, उस केस में तुम्हारा x - 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये देखना है। जब x 1000 तो 1500, अब यहाँ पे 1000 घटाओ, टोटल में से नहीं घटाने हैं, शुरू में मैंने इंजन लिख दिया था क्योंकि वो फोरम पे, बट यहाँ पे तुम्हारा फिक्स कर रखा है ना कि जब 1000 to 1500 है तभी तुम्हें 1000 घटाने हैं, अदरवाइज 0 या 500 होगा, तो घटाओ ना। तो यहाँ पे x तुम्हारा जब 1015 तो x - 0 to 5, तो ये हो गया 0 to 500। तो इस अंडर दिस कंडीशन y इज यूनिफॉर्म 0 to 500। सो अंडर दिस, ये तुम्हें गिवन है, जब x इस इंटरवल में है तब तुम बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इस इंटरवल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जो हम यूज कर रहे हैं कि इसमें x को होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है।
तो यहाँ थे ना, यहाँ ये करेक्ट कर दिया हूं मैं। ये इन जनरल थोड़ी हमारा कि y is x minus 100, इन जनरल नहीं है। अंडर कंडीशन दैट व्हेन x is between 1000 and 1500 तब हमारा y x minus 100 है, अदरवाइज 0 या 500 है। तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म ये है तब उससे डिसाइड किया हमने कि व्हेन x 1000 से 500 में है तब वैसा होगा। और इसमें होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वो अलग से लिखा हमने इसे यहाँ पे। डिवाइडेड बाई 750 होना चाहिए ना, अपर लिमिट तो 750 है। कहाँ पे अपर लिमिट 750 है? अब ठीक है ना? इसमें या उसमें, किसमें? हाँ भाई हर्ष, अनम्यूट करके बताओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटरवल जो है इनिशियली जो हमारा x की वैल्यू है 250 to 1750 था, बट y डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू x डिस्ट्रीब्यूशन। सो 250 to 1000 में y 0 है, x 1000 to 1500 में y x minus 1000 है, x 1500 to 1750 में y 500 है। सो जब x 1000 to 1500 है तो उस केस में हमारा x minus 1000 0 to 500 होगा। जी सर, ये जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है वो इसलिए किया है क्योंकि जो इसका सपोर्ट है वो x पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, और ऐसे इन जनरल हम जो वो फॉर्मूला होता है वही यूज करते हैं। हाँ, यहाँ फॉर्मूला से यहाँ पार्टीशन हो रहा है, जो सैंपल स्पेस है वो पार्टीशन हो रहा है एक्चुअली, इसलिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी भी कब यूज करते हैं? जब पार्टीशंस होते हैं, तो इसीलिए यूज किया क्योंकि डिवाइडेड है। हाँ, जो मेन सैंपल स्पेस है वो डिवाइडेड है, x की वैल्यूज डिवाइडेड है, तो इसीलिए हमें अलग से वो यूज करना पड़ा। क्योंकि y की वैल्यू 0 हो सकती है 500, y यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है, y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी नहीं है, y मिक्स रैंडम वेरिएबल है। कि y का अगर तुम है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 0 पे भी मास है, 500 में मास है, तो ये तो ठीक है, लग रहा होगा डिस्क्रीट है। बट जब x 1000 से 1500 तो इस बीच में 0 to 500 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसीलिए है ना। तो कुछ इस तरह से अगर ग्राफ पूरा बनाओगे तो लवली यू कैन से, अगर मैं CDF y का बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे ग्राफ आया तो 0 पे जंप होगा, फिर ऐसा, फिर यहाँ जंप होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने का जंप है? सो है ना, सो 0 से पहले तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 1/2, यहाँ 1/2 का जंप है, यहाँ 1/6 का जंप है। ये कौन सा नंबर है? 500। ये y है, और ये जो बना रहा हूँ CDF ऑफ y बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है y वर्सेस CDF ऑफ y। तो अगर y का तुम CDF बनाओगे तो ये इस तरीके से है कि जब y लेस देन 0 है तो वैल्यू तो 0 है CDF की, 0 पे जंप आया, सो 0 पे क्या हुआ? जंप आया। सो लेस देन 0 दिस, 0 पे जंप आया, है ना। अब 0 से 500 में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद फिर जंप आया। कितने का जंप है? ये 1/6 का जंप है। ये कितने का जंप है? 1/2 का जंप है। अब यहाँ से फिर ये 1 हो जाएगा। सो आपको दिख रहा होगा ये जंप है और साथ में कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है। सो आपको पता है कि डिस्क्रीट का CDF क्या होता है? स्टेप वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, स्टेप फंक्शन बोलते हैं उसको। तो स्टेप फंक्शन नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग है, और कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस का CDF हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा हमेशा। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये 0 और 500 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल एक्चुअली y इस तरीके से है। कौन सा? कहाँ हो जाता? एक मिनट रुको,
मतलब इसमें डाउट नहीं है। अब ये यूनिवेरिएट वाला था ना, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट वाला है। हाँ ये इसमें से है कोई? ये तो अभी ओपन किया था, ये सेम ही आई थिंक, ये दोनों दो बार आ गया है। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट हैं ये। अच्छा अभी हम क्या यूनिवेरिएट कर रहे थे, तो ये क्या था? स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। अच्छा गेट का है ये, ओके। सो वो जैम वाला था, ये गेट वाला है। और भी है जो अभी आया नहीं है सर्च में, और भी असाइनमेंट है उस नाम से है। सो ये तो गेट वाला है। हाँ ये एक्चुअली अभी तुम्हारे सिलेबस की एक गलती से ना ये मल्टीवेरिएट का डाल दिया है। सो हालांकि ये जैम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैम में आया हुआ है 2021 में। सो इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर स्टैट्स यूज हो रहा है, लेकिन ये बाद में फिर से आएगा जब हम ऑर्डर स्टैट्स पढ़ेंगे। तो अभी अगर तुम देखो तो क्या बोल रहा है ये, कोवेरिएंस बिटवीन दिस एंड दिस। एक्चुअली ये जैम के सिलेबस में जो क्वेश्चन ये आया है जैम में, जब ये पूछा है तो उसमें ये नहीं पूछा आपसे कि मीन इसके बीच का कोवेरिएंस का, वहां पूछा जो x1/xn है ना, ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, वहां ये क्वेश्चन है। जैम में अभी आएगा जो हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा। सो r/s वाला एक क्वेश्चन है जिन लोगों को आइडिया ऑलरेडी है। सो यहाँ तो ये तुम्हारे जैम के सिलेबस से बाहर है ये, कि रैंडम सैंपल है फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो जो xi है ना, सो जो xi's हैं, xi's आर यूनिफॉर्म 0 थीटा। सो xi अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 0/1। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लॉजिक है, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, अपॉन थीटा कर दो। उसको लिख सकता हूँ ना, इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या थीटा डिवाइड किया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं? मतलब थीटा से फ्री होगा ना। हाँ मतलब तुम चलो ठीक है। सो ये होगा बीटा 1,10, सॉरी n है ना यहाँ पे, n मतलब यहाँ पे अगर सैंपल साइज 10 होता तो ऐसा होता। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बीटा n,1। अब यहाँ थीटा कहीं दिख रहा है इसमें पैरामीटर कहीं थीटा है कि नहीं? तो एक्चुअली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज फ्री फ्रॉम थीटा, तो इसको बोलते हैं क्या था? एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स, एंसिलरी। हाँ सो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है। और ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट हो जाता है यूनिफॉर्म के लिए, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यस सो कंप्लीट सफिशिएंट हो गया ये, और ये एंसिलियरी हो गया। तो बाय बसूस थ्योरम, अब बसूस थ्योरम जान कर, ये गेट का क्वेश्चन है तो ये गेट के सिलेबस में बसूस थ्योरम है। तो वहां पे ये रिजल्ट है कि लाइक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अब अगर इंडिपेंडेंट है, दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट टू दिस, सो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके कुछ का कोवेरिएंस 0 होगा। तो ये थ्योरी हमने एक्चुअली इस बैच में भी किया नहीं है, ये मल्टीवेरिएट का थ्योरी यूज हुआ है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको छोड़ सकते हो, ये जैम के सिलेबस के बाहर का है, क्योंकि ये गेट वालों के लिए है, जैम वालों के लिए नहीं। फिर सीख लोगे तो आगे हेल्प करेगा, ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन ये जैम में ये क्वेश्चन आया है जो पूछा है कि ऑप्शन है कि दिस MSQ में कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन थीटा और नॉट, इस तरह का ऑप्शन है, तो वो चूज करना है आपको। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, वहां पे एक्सपोनेंशियल रहा होगा, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिफॉर्म 0 थीटा है, अब यहाँ तुम थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्री नहीं होगा। सो हमें ये खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, ताकि वो फ्री ऑफ पैरामीटर हो जाए। तो यहाँ यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो रिक्वायरमेंट मेरी है कि मैं थीटा से इसको डिवाइड करूं। अगर यही होता यूनिफॉर्म 0,1 थीटा, तो फिर मैं क्या करता? थीटा से मल्टीप्लाई करता एक्चुअली। जी हाँ, हमारा पर्पस ये है कि समहाउ वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो सकता है क्या। यस
ये भी तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। ये जो एक बोरेल कैंटिलीलेमा होता है जो गेट के सिलेबस में है, तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जैम के सिलेबस में नहीं है ये, क्योंकि चूंकि अभी जो कॉमन जैम का जो पूरा सिलेबस है वो गेट में 60-70% है। तो अभी 7 क्लास चल रही है, तो कुछ चीजें हैं जो उसमें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे ये हो गया, पिछला क्वेश्चन था बसूस थ्योरम हो गया, ये बोरेल कैंटिलीलेमा ये भी एक थ्योरम है, तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जैम में नहीं है, तो इसको आप स्किप करो, ठीक है। अगला बताओ। हाँ तो है ना, इसलिए सिलेबस आप अपने साथ रखो, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा सीखने में नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम देना नहीं है उस पे। जो गेट की चीजें, जो जैम वाले बच्चे हैं, आप सिर्फ जैम की अच्छे से तैयारी करो, आपके जैम के नॉलेज पे ही आपके गेट में अच्छे रैंक आ जाएंगे, तो आपको अलग से गेट में कुछ नहीं करना है। जैसे जैम का एग्जाम दे रहे हो, गेट एग्जाम फॉर्म भरो, गेट का भी एग्जाम दो, वैसे ही जैसे जैम का दोगे, बिल्कुल जैम का एग्जाम समझ के। पिछले साल जो ईशान था, ईशान का 17 रैंक गेट स्टैटिस्टिक्स में है, और जैम में उसका 69 रैंक है, और गेट में 17 रैंक है, सोचो आप। ओके, वो सेम ही डे एग्जाम था, 9 to 12 गेट का एग्जाम था, और इवनिंग में 2 to 5 जैम का एग्जाम था। इस बार कोइंसिडेंस हो गया था कि जैम गेट एक ही दिन पड़ गया था, इस तरह से, बट ऐसा हर बार नहीं होता। पिछले साल है ना, एक दिन गैप रहता है, आज जैम है, कल गेट है, इस तरह से होता है, लेकिन इस बार कोइंसिडेंस था। हाँ, तो ये हो गया। और किसी को डाउट है, किसी असाइनमेंट बताइए। ये तो मेरे पास ये हो गया, जैसे ये गेट का स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, ये जैम का स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, एक तो यूनिवेरिएट नाम का अलग होगा, तो ये स्टैंडर्ड से मैंने सर्च किया हुआ है, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है। अगर मैं यूनिवेरिएट से सर्च करूं, तो जैसे PYQ यूनिवेरिएट जैम जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने, इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये गेट में रैंडम वेरिएबल के नाम से था ना, वो रैंडम वेरिएबल के नाम से हमने उसको दिए थे। सो गेट में, अच्छा यहाँ पे सर्च नहीं कर पा रहा ये, सर जैम का 2023 का EOX करके पूछा था, जिसमें प्रोबेबिलिटी था x स्क्वायर इनटू समथिंग करके, वो वाला एक बार बता देंगे क्या? वो देखना पड़ेगा, तो भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, ट्राई करते हैं। आपका क्वेश्चन ढूंढो, स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में। हाँ, एक मिनट, तो यहाँ पे वो वाला, यहाँ पे क्या रैंडम वेरिएबल का नहीं है, बड़ा लफड़ा है कोई ऐसा। एक मिनट तो रुको, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं, मेरे को मैं ऐड कर देता हूँ 1 मिनट में, फोन से ऐड करके यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। तो मुझे क्या करना है कि तो ग्रुप में था ना, रैंडम वेरिएबल नाम का ग्रुप में था, रैंडम वेरिएबल नाम का है ना। सो अच्छा, एक्चुअली ये ना, एक्चुअली उस DOC डॉक नाम से होगा इसमें, तो है ना। हाँ, ये कुछ फाइल जो नेम नहीं हुई है ना, इस तरह से आएंगी, तो मैं इसको रीनेम करना पड़ेगा मुझे। तो ये होगा लास्ट में 033 वाला है ना, ये 033 वाला कौन सा है, ये है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ अच्छा, ये एस्टिमेशन का आ गया। अरे एस्टिमेशन कैसे आ गया, मैं रैंडम वेरिएबल का देख रहा था, तो एस्टिमेशन नहीं चाहिए ना। और कौन सा है, अरे यार बहुत लफड़ा है। PY गेट ऐसे होगा ना, हाँ नहीं, हाँ यस वही ना। तो
PYQ रैंडम वेरिएबल गेट के नाम से है ये ना, पहला वाला आ गया ना। यस सर। ये फर्स्ट वाला ही है। चलो तो बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, देखो सब लोग ट्राई करो, थोड़ा टाइम लेके, लेकिन ट्राई जरूर करो। अब ये मतलब थ्योरी जिस दिन आ जाएगी उस दिन ट्राई करेंगे, जिस दिन थ्योरी आ जाएगी पूरी उस दिन, तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सारी थ्योरी आपको आएगी। क्वेश्चंस के थ्रू ही आप सीखोगे, थोड़े थोड़े इंप्रूव करना है, 1-1% डेली मान लो। आप क्वेश्चन सीधा ट्राई करो, जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है आप अभी ट्राई करो, जो चल रहा है उसको ट्राई करो, जो भी डाउट्स है आप पूछो, शर्माना नहीं, सीखना ही तो है, तो कभी न कभी सीखना ही है, तो अभी पूछ लो, जो भी नहीं आ रहा पूछो। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो वो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो मुझसे डिस्कस करो, फिर आपको बाकी उसके बेस जो भी क्वेश्चन होंगे उससे बहुत कॉन्सेप्ट आपका बेटर होगा, देन आप ट्राई करो, इंप्रूव करना धीरे धीरे, है ना। अचानक थोड़ी आपको सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। हाँ बताओ इसमें कौन सा है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक लाइन का है भाई अभिजीत। सर ये थोड़ा सा प्रूफ कहाँ से मिलेगा बता सकते हैं? प्रूफ बहुत इजी है, 2 मेथड है इसके, देखो ये तो मैंने क्लास में लिखाए हैं। एक्सपेक्टेशन x की पावर n इज इक्वल टू n टाइम x की पावर n माइनस 1 माइनस CDF ऑफ x dx। ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला है। तो आप e ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, 2 अलग अलग तरीके से बता देता हूँ, ट्राई करना। तो ये होगा 2x, ये सेम है, दिस इज सेम एज, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, है ना। ये क्वांटिटी 1 माइनस CDF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, सो आप वो भी लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन राइट दिस एज n x की पावर n माइनस 1 प्रोबेबिलिटी x मोर देन x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें करना नहीं, प्रूफ करना, प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। सो ये है प्रूफ के लिए मैं एक हिंट दे देता हूं, देखो प्रूफ, यू स्टार्ट विथ RHS, ठीक है। तो RHS को आप ऐसा लिख सकते हो 0 to infinity एंड 0 to x, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, किसका इंटीग्रेशन करोगे, तो x1 है ना ये, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 1 माइनस CDF, नहीं तो यहां से PDF आ जाएगा एक तो और तरीका है, बाई पार्ट लगा लो, एक वो भी तरीका हो सकता है कि 1 माइनस CDF करके ना इसको भी रहने दो। सो यहाँ अगर इसमें देखोगे आप तो 1 माइनस CDF, इसको एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन लो, तो बाई पार्ट लगा लो इसमें, तो उससे भी आ सकता है। एक ये भी तरीका है, आई थिंक दूसरे साइड से ना, इसको डिफरेंस, इसको u लेना, इसको बाहर करो, सो आप इसमें बाई पार्ट लगाओ, ठीक है। तो एक मेथड है कि आप इसमें बाई पार्ट लगाओ, u इंटू v, इसको v ले लो, इसको u ले लो, सो इसको बाहर करो, मतलब पहले इंटीग्रेट कर लो इंडेफिनिट करके, फिर आ जाएगा एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये मैं बता रहा हूँ, देखो। सो दूसरा अप्रोच में मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 माइनस CDF ऑफ x एट t ले लो dt, या मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे, मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन में, x dx कब आएगा, 1 dt 0 to x, ऐसा लिख सकते हैं। ये लो हो गया, तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब इसी को मैं लिख रहा हूं ठीक से, देखो दोबारा 2 बाहर है, अब इसको मैं लिख रहा हूं 0 to x 0 to infinity 1 माइनस CDF ऑफ x dt dx, देख लो सेम है ना, जो ये है उसी को ऐसा लिख सकते हैं दिस थिंग, ओके, क्योंकि dt है ना, तो 0 से dt मतलब 1 dt तो x का फंक्शन है, तो 1 का t का इंटीग्रेशन 2x हो गया।
अब यहाँ क्या करना है आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर कर देना है। तो एक अप्रोच बताया मैंने, यूज बाय पार्ट, पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ ये तरीका है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करो तो आपका यही आ जाएगा। सो सेकेंड अप्रोच है चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो आप इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करो, आ जाएगा प्रूफ। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना आप। सो आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर दो, इसका dx dt कर दो, सेम थिंग रहेगी, dx dt कर दो तो आ जाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर करके। तो दोनों प्रूफ दोनों से हो जाएगा। ठीक है, आगे। थोड़ा सा जो पिछला वाला स्लाइड दिखा देता है। हो गया। सर जब वैल्यूज नेगेटिव होंगी तब हम सीडीएफ से नहीं निकाल सकते एक्सपेक्टेशन। तब निकाल सकते, थोड़ा और टर्म एक्सटेंशन है, इस फॉर्मूला है इसका एक्सटेंशन लिखाया नहीं मैंने, उसका भी एक्सटेंशन है एक्चुअली, बट जनरली नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल को इजी रहता है यूज करना। बाकी अदरवाइज आपको वापस दूसरा अप्रोच भी है ना, जो पीडीएफ या पीएमएफ निकाल के करो, अगर नेगेटिव है तब भी हो जाएगा, तो उसमें आगे कुछ और टर्म्स आते हैं तो मुझे वो भी लिखाना पड़ेगा हैं। हाँ हाँ वही, क्योंकि वो फॉर्मूला है वो मुझे देखना पड़ेगा बड़ी। सो उसमें अगर मान लो नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्या कह रहे हो तुम, एफ एक्स डी एक्स। हाँ तो वो आई थिंक तुम उसके लिए बता रहे हो, मतलब ई एक्स के लिए है ना मतलब तुम जो बता रहे हो ई एक्स के लिए जैसे होता है। सो ई एक्स एक्स अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है, सो जीरो से इन्फिनिटी 1 माइनस एफ एक्स एक्स डी एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी से जीरो एफ एक्स एक्स डी एक्स, इस तरह से कुछ फॉर्मूला आता है। सो ये कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए ओके हो जाएगा फिर। हाँ तो कौन सा बताने, दो क्वेश्चन है। X is binomial 2m comma half, so define for each k a m comma k। क्या है a m k, मतलब कोई नंबर है 4 की पावर m 2m चूज m, प्रोबेबिलिटी x is equal to m plus k। हाँ तो इसको ओपन करो, क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true for limit m tends to infinity a m k की पावर n m। तो सिंप्लीफाई करो, तुमने ट्राई सिंप्लीफाई किया है, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर दो। उससे पहले पीवाई को जो भी कर रहे हैं तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ऊपर वाला क्या इसमें किसने भेजा है, तुम्हारा ऊपर वाला डाउट है, तो इसमें भी मैथ्स पोर्शन वाले कल डिस्कस करते हैं, मैथ्स पोर्शन वाला जो है उसको। अभी तुम इसमें बताओ, इसको ट्राई करते हैं, उससे पहले ये तुम फिर कल याद दिलाना, या 9 to 11 अभी करेंगे ना, तो उसमें इनिशियली तुम्हारा ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। 9 to 11 जब स्टार्ट करूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अभी जिन लोगों को, जो इस बैच के बच्चे हैं, इसमें डाउट बताओ, इसमें कोई डाउट है आपका। ट्राई नहीं करे, कौन सी वाली करे, दूसरा करे, दूसरा बताओ जो डाउट उसमें बताओ। हाँ देखो यूनिवेरिएट वाला जो है, तो जैम का जो यूनिवेरिएट था, ये वाला यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अरे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर पहुंच गए। ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हो, सो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में नहीं पढ़ा ना साना भी, तो ये जब पढ़ेंगे एस्टिमेशन में तब करेंगे।
हालांकि आसान होता है ये, ई एक्स बराबर एक्स बार कर दो उससे आ जाएगा, नहीं तो ई एक्स स्क्वायर बराबर 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर कर दो उससे आ जाएगा। तो हाँ इसे बताओ 19 डाउट है आपका अभी? ये सर क्वेश्चन है। ग्रुप में जितने भी असाइन हो रहे आप ट्राई करो, जो भी एक एक क्वेश्चन पूछ लो आप एक एक करके, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये 19 ये वाला ना, तो x1 x2 जो है ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया आपको, एक्चुअली फिर ज्वाइंट दे दिया तो है ना, जिसने एक्चुअली जो लोग ये असाइनमेंट बना रहे हैं उनको ज्यादा है ना, वो थोड़ा इधर उधर कर देना है। सो ये ज्वाइंट का है, 2 वेरिएबल का है ना, तो वेरिएंस ऑफ x1, तो इसमें दो तरीका है, या तो आप इसको कंडीशनल में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, मैं ऐसे बता देता हूं, लेकिन ये हाँ हाँ, सो एक्चुअली तो उससे क्या होगा देखो, इसलिए क्या बाद में एक बार हम फिर से PYQ ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, वहां क्या होगा कि ऐसा नहीं मुझे बोलना पड़ेगा कि तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरा सिलेबस हो चुका होगा तब तक, तो उस समय फिर हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। अभी क्या है सेकेंड बैच में नहीं हुआ, फर्स्ट बैच में हो गया है। सो तो होता क्या ज्वाइंट पीडीएफ है ना, तो जैसे ज्वाइंट है तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे किसका पीडीएफ इजीली फाइंड करना, 1/√2 पाई सिग्मा, ओके x1 गिवन x2, तो एक हो गया 1, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली देखिए, मॉड x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो x1 की वैल्यू क्या है -x2 से +x2, हाँ अगर इसको आप ओपन करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको कि x1 तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x मॉड x1 ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन है ना, इस पे रेस्ट्रिक्शन है, x2 क्या है मॉड x1 से ज्यादा है, हाँ सर x2 की डिस्ट्रीब्यूशन 1/√2 पाई e की पावर -½ x2 स्क्वायर, एक तो ये बन रहा है तुम्हारा, और इंटू 1/x2, और यहाँ जो मॉड x1 है ना वो लेस देन इक्वल टू x2 है, तो x1 की वैल्यू -x2 से +x2, तो x1 इज यूनिफॉर्म -x2 +x2, ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/√2 पाई सिग्मा है ना, ये कुछ मिस्टेक सा नहीं लग रहा है, ठीक है ये, तो इसको ब्रेक करो जरा, क्योंकि हमें कहेंगे वेरिएंस ऑफ x1 निकालना है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ x1 का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2, तो आपको कहेंगे x1 गिवन x2 चाहिए, सो x1 गिवन x2 तो यही हो जाएगा है ना, जब x2 गिवन है तो x1 गिवन x2 इज यूनिफॉर्म -x2 + x2, तो पहले यूनिफॉर्म पे फिट करो इसको, कितना हो जाएगा 2x2, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो ये x1 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना, तो ये x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या फिट बैठेगा x2 मोर देन 0 है ना, अच्छा ठीक है, तो नॉर्मल के मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, तुम्हारे पास जो x2 है ना मोर देन 0 है, यहाँ पे x2 पॉजिटिव है ना, तो ठीक है, तो यहां से सिंपली ये आ गया, x2 नॉर्मल नहीं एक्चुअली, x2 का रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं नया नाम दे दूं कि एक नया रैंडम वेरिएबल है y जो कि है नॉर्मल 0 1, तो अगर मॉड y को तुम x2 ले लो ना तो उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो f ऑफ x2 x2 लिखोगे, सो 1/√2 पाई e की पावर -½ x2 स्क्वायर, और 2 टाइम क्यों हो रहा है क्योंकि x2 यहाँ पॉजिटिव है, तो y आपका नॉर्मल 0 1 है, तो x2 जो है मॉड y है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो गया, ज्यादा हो गया है ना,
सो इस केस में, और जो x1 गिवन x2 है, जो x1 गिवन x2 है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2 इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लो अब यहाँ से बता दोगे वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 और मीन ऑफ x1 गिवन x2। तो यहाँ से मीन ऑफ x1 गिवन x2 कितना आ जाएगा? 0। तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, ठीक। सो दिस ये e ऑफ x1 गिवन x2 0 है, तो ये बाद वाला टर्म 0 हो गया। अब बचा आपका पहला एक्सपेक्टेशन ऑफ, और वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 बताओ, x1 गिवन x2 का वेरिएंस है ना, तो b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो 2x2 होल स्क्वायर, तो 4x2 स्क्वायर बाई 12, तो x2 स्क्वायर बाई 3 ना, x2 स्क्वायर बाई 3। अब यहां से 1/3 बाहर कर लो, e ऑफ x2 स्क्वायर, तो e ऑफ x2 स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको एक्चुअली 1/3 e ऑफ x2 किसके इक्वल है यहाँ पे, मॉड y के एक्चुअली, तो ये हो गया e ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से x2 का स्क्वायर और y स्क्वायर तो सेम ही आएगा ना, या आप अलग से e ऑफ x2 स्क्वायर निकाल लो चाहो तो, मुझे लगता है आंसर सेम आना चाहिए, देख लो। नहीं तो आप है ना वैसा करो, काम करो कि एक तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 1/3 बाहर करो, वेरिएंस ऑफ x2 प्लस e ऑफ x2 इस पूरे का होल स्क्वायर, देख लो ऐसे लिख सकते हैं e ऑफ x2 स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ x2 प्लस e x2 होल स्क्वायर। e x2 क्या आएगा यहां से डिसाइड कर लो आप, √2/पाई e x2, हाँ जी। अगर y तुम्हारा x2 बराबर √2y मॉड y है, तो e ऑफ मॉड y क्या होता है, यही तो e ऑफ x2 होगा। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कल ही बताया था, फिर से नॉर्मल 0 1 में अगर y नॉर्मल 0 1 है तो e ऑफ मॉड y कितना आता है, √2/पाई, तो ये आपका √2/पाई आ गया। अब आपको चाहिए इसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x2 चाहिए ना, तो e ऑफ y स्क्वायर चाहिए, तो वही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको फिर यहाँ से, या डायरेक्टली मुझे लगता है वही ठीक है, आंसर तब भी वही आएगा, ठीक है ना, कि x2 इज मॉड y, तो x2 स्क्वायर इज y स्क्वायर, तो वहां से y स्क्वायर करके इजीली आ जाएगा। तो कितना आ जाना चाहिए आंसर, आंसर मैच करना अगर आंसर है तो, सो यहाँ से आ जाएगा 1/3 e ऑफ y स्क्वायर, और e ऑफ y स्क्वायर का मतलब क्या, y खुद नॉर्मल 0 1 है एक्चुअली, सो नॉर्मल 0 1 है तो e y स्क्वायर, तो 1/3 आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा क्या है, नहीं तो चेक करेंगे दोबारा, है ना, कहीं बरोबर। तो ये थोड़े बाहर के क्वेश्चन हो गया, मतलब बाद में करने लायक क्वेश्चन है ये सब, तो ये ज्वाइंट का है ना, तो उससे करेंगे, ठीक है ना। बताओ भाई, और कोई डाउट है? नहीं अगर डाउट ऐसा नहीं, पहले ट्राई करो, या तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे थ्योरी करता हूँ, फिर एक बार ट्राई कर लो, फिर संडे को। हाँ इसमें कौन सा है, यूनिवेरिएट में फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जाम्पल, नहीं इसमें 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा, शान तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 5वां? यस सर। 44, ओके। सो ये फिर से मतलब सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे मैं हिंट दे देता हूँ, आप इसको मान लो y1, इसको y2, इसको y, ये मैंने संडे सॉल्व किया था शायद, इस संडे नहीं पिछले संडे ये क्वेश्चन। सो y1, y2 एंड सो ऑन yn ले लो इसको, है ना, हाँ yn। अब आप पहले yi yj के बीच का डिस्टेंस, मैं रफली आइडिया देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। तो y लेट द लिंक्स x2y -1 हाँ प्लस x2y, यस, तो ऐसे करके फिर उससे आसानी से हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि आपको समझना है कैसे इजीली हम कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि, है ना, x1 x2 x2 का रैंडम वेरिएबल है, वेरिएंस ईच xi का 4 है,
और कोवेरियंस किसी भी दो के बीच का 3 है, फ्री एक दूसरे से। सो ये मैं क्या करता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, ये y2 है एंड सो ऑन, ये yn हो गया। तो मेरा जो yn है वो x2n माइनस 1 माइनस x2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप एक काम करो, पहले कोवेरियंस तो पता ही है मुझे, तो मुझे चाहिए क्या। सो अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज लाइक वेरिएंस ऑफ x y1 y2 अप टू yn। सो नए लोग जो नहीं पढ़े हैं वो नोट कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये आगे के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो अब इसको फॉर्मूला आपको पता होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन वेरिएंस ऑफ yi फ्रॉम 1 टू n प्लस, तो ये तो हर टर्म का वेरिएंस आ गया। अब इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके वजह से कोवेरियंस टर्म भी आएगा। सो यू कैन राइट 2 टाइम समेशन कोवेरियंस xi कॉमा xj, जहां i स्ट्रिक्टली लेस देन j होगा। 2 टाइम लगाया हूं तो मतलब x1 x2 और x2 x1 काउंट एक ही बार यहाँ कंसीडर करके यहाँ 2 लगा दिया ना, 2 नहीं लगाएंगे तो सारे कंसीडर करेंगे। सो इस तरह से हो गया, और ये वैल्यू क्या होगी 1 से लेके n तक हो जाएगी, या आपको सारे पेयर कंसीडर करने तो भी चल जाएगा। तो आप पहले अच्छा y ना xi नहीं, यहाँ पे y होगा क्योंकि y के लिए लिख रहे हैं ना, तो yi yj। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन yi yj, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो yi का मतलब हो गया आपका, तो एक yi yj सेम एज y1 y2। आप सोचो कि y1 y2 का पहले निकाल के देखो। सो कोवेरियंस y1 मींस x1 माइनस x2, y2 मींस x3 माइनस x4। अब ये फाइंड करके देखो, i से के लिए करते वही होता कि 2i माइनस 1 इस तरह से। सो इसको ओपन कर लो, कोवेरियंस x1 x3 फिर माइनस कोवेरियंस x1 x4 माइनस कोवेरियंस बिटवीन x2 x3 प्लस कोवेरियंस बिटवीन x2 x4। और देखो यहाँ पे क्या है, xi xj के बीच का कोवेरियंस 3 है, फ्री है ij से। तो फाइनली ये मिला के कितना आ गया, टोटल 0 हो गया। तो ये टर्म मतलब 0 हो गया आपका खत्म। और अब यहाँ देखिए आप, ईच xi का वेरिएंस 4 है लेकिन मेरा yi है, ठीक है ना, तो मैं yi कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा आप, समेशन i तो अलग से पहले फाइंड कर लो फिर पुट करेंगे। तो मैं वेरिएंस ऑफ yi निकाल लेता हूँ। सो yi सेम एज y1 क्योंकि i से तो फ्री है। सो वेरिएंस ऑफ yi का मतलब हो जाएगा यहाँ से, सो y1 निकाल लो, सबका सेम ही रहेगा। सो y1 का फाइंड करोगे तो y1 इज व्हाट, x1 माइनस x2। सो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, और वेरिएंस ऑफ y1 मतलब y1 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ x1 जो कि 4 है, प्लस वेरिएंस ऑफ x2 जो कि 4 है, माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। सो कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 इज 3। ओके, तो x1 x2 कोवेरिएंस 3 दे रखा है। तो फाइनली आ गया 8 माइनस 6 कितना, 2। तो ये 2 हो गया आपका। सो यहाँ ये आपका 2 आ गया, i फ्रॉम 1 टू n, तो कितना आ गया ये 2n। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है। अब एक सान आपका डाउट था 44। सो जो 44 है इसमें हाँ, ये एक्चुअली 44 बाहर का ये लिमिट थ्योरम का रख दिया। इसका डिस्कशन अभी 9 to 11 में आज होगा, क्योंकि आज 9 to 11 में लिमिट थ्योरम जो टॉपिक है उसका PYQ डिस्कशन है, तो उसमें ये होगा। सो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डेफिनेशन है उसका कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, अभी आप छोड़ दो इसको, स्किप करो। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर उस तरह से। तो ये अभी आज हम क्लास में करेंगे, 9 to 11 में करेंगे ये वाला। और बताओ। हाँ, 45 तो कल ही किया था मैंने।
कल डाउट क्लास में भी किया था, पिछले साल कह रहा हूँ, पिछले संडे को भी किया था ये क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या है, इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ई ऑफ एक्स मॉड एक्स को ओपन करेंगे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से। हाँ शांत तुम ही बताओ, इसको मैं ओपन करूंगा, ई ऑफ एक्स मॉड एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ। हाँ इनटू में दिस, इनटू में दिस। अब आप देखो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, सपोर्ट क्या है इसका, ये ऑड फंक्शन होगा ना। यस यस, सो x इंटू मॉड एक्स टाइम दिस, वो ऑड फंक्शन है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जीरो हो जाएगा। सेम थिंग दिस इंटू दिस, सेकेंड ऑप्शन में भी x मॉड एक्स स्क्वायर इंटू पीडीएफ, वो भी ऑड फंक्शन है, वो भी जीरो हो जाएगा। x मॉड एक्स साइन एक्स बाई मॉड एक्स, तो साइन फंक्शन है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स जस्ट नेगेटिव होगा, सो मींस दिस इनटू पीडीएफ इज अगेन ऑड फंक्शन, ये भी जीरो हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा, मॉड एक्स साइन स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर कर दिया तो जो ये ऑड हो रहा था यहाँ पे साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स, अब वो ऑड नहीं इवन बन गया, तो मॉड एक्स साइन स्क्वायर और दिस, सो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स भी रखोगे तो सेम फंक्शन देगा, मींस नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग इवन फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, तो इवन का आंसर जीरो नहीं आएगा इस केस में। सो फर्स्ट थ्री ऑप्शन में क्या हो रहा है, जस्ट कैलकुलेट नहीं करना आपको, डायरेक्ट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जीरो हो जा रहा है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी जो भी आ रहा है ना, दिस इनटू पीडीएफ, सो दैट फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सो पहले तीन ऑप्शन में ऑड फंक्शन आया तो आंसर इज जीरो डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ वन इज नॉट ऑड, वो इवन फंक्शन बनाएगा, सो इवन फंक्शन बनाएगा वो, तो इंटीग्रेशन करना दैट विल नॉट बी जीरो। तो पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो डी ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है, समझ आया, लिख के बताऊं, है ना, हाँ नेक्स्ट बताओ। सॉल्व करो, सॉल्व तभी होगा। हाँ जी विश्वास यहाँ है, सो so you are given a random sample of size 3, कंटिन्यूअस पीडीएफ दे रखा है, ये कंटिन्यूअस पीडीएफ किसका है, बीटा है ना, बीटा 1,2, ओके। सो फाइंड द 12 इन द हाफ परसेंटाइल ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली थोड़ा सा ऑर्डर स्टाइल बाहर का क्वेश्चन कर दिया, नहीं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको आइडिया है तो आप कर सकते हो। सो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पहले पीडीएफ निकालना है, उसका सीडीएफ निकालना है, उसके बाद 12.5 परसेंटाइल बोला है, तो 12.5 परसेंटाइल का मतलब हो गया 0.125 क्वांटाइल। क्वांटाइल में क्या है, सीडीएफ इज इक्वल टू रख दो 0.125। तो आपको ऑर्डर स्टैट्स का आइडिया है, हाँ जी विश्वास, को उनके ऑर्डर के हिसाब से यस। तो एक काम करो ना, आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के सीडीएफ का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, तो ये जो सैंपल है उसके पावर n होता है, आपका जो nth ऑर्डर बोला है ना, तो वो आपका थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि सैंपल साइज 3 है, तो सीडीएफ की पावर 3 हो जाएगी। अब आपको पीडीएफ दे रखा है ना, तो आप उसका पहले सीडीएफ निकालो, और सीडीएफ निकल गया तो उसकी पावर 3 लगा दो, तो ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ आ जाएगा आपके पास। आपको क्या बोला है कि 12.5 परसेंटाइल, तो दिस इज सेम एज 0.125 क्वांटाइल, और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो आपके पास आया है एफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को पुट कर दो 0.125 के, और यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर है। क्लियर है, निकालो है ना। यस सर। हाँ, ये जैसे कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, वो कैसे कर सकते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन था। जी जी जी, जैसे कोई आपके पास फंक्शन है, जैसे g ऑफ माइनस एक्स निकालिए, सो अगर g ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ जी एक्स आ गया तो हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि g ऑफ माइनस एक्स, मतलब x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा मैंने,
और वो सेम ही फंक्शन आ गया तो हम बोलेंगे वो इवन फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा था मैं उसके सॉल्व कर देता हूं। जैसे उसका डी ऑप्शन जो था, तो डी ऑप्शन था एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो इसका डेफिनेशन से होगा मॉड एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू पीडीएफ, पीडीएफ है e की पावर हाफ मॉड एक्स, सो एक्स स्मॉल लिख लो यहाँ पे डी एक्स। अब इन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो आपको इसके बारे में सोचना है। ये मेरा जी एक्स है, सो दिस फंक्शन, इसका नाम मैं जी एक्स रखता हूँ। आप चेक कीजिए, तो यहाँ g ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये जी एक्स के ही इक्वल आएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन है तो इसका आंसर यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। डी ऑप्शन था ये। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, जो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में पूछा है एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स साइन एक्स बाई मॉड एक्स, ये मेरा सी ऑप्शन था। तो इसको मैं ओपन करूंगा, सो दिस मॉड एक्स साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स हाफ e की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। ठीक, ये आपके पास स्मॉल एक्स है। अब आप इसमें x के प्लेस पे माइनस एक्स रखिए, सो ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जब साइन माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये आपका जी एक्स है मान लो, तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, g ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आंसर जीरो आएगा। कब, जब माइनस ए से ए में इंटीग्रल हो। तो रूल क्या है, रूल ये है कि माइनस ए टू ए जी एक्स डी एक्स दिस इज जीरो, अगर ऐसा हो g ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस जी एक्स, जिसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे ही ए भी जीरो हो जाएगा, ऑड फंक्शन है तो उसी लॉजिक से ए भी जीरो हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन जो था। सर क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक क्वेश्चन 4 बार भी पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, जो बच्चा जब ट्राई करेगा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां हर बच्चा फंसेगा, तो वो तो जो बच्चा जब ट्राई करेगा तभी डाउट पूछेगा ना, ये चीजें हैं। तो जैसे किसी ने पहले ट्राई कर लिया, पहले डाउट पूछ लिया, अब कोई बाद में वो ट्राई कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहां फंसना ही है सबको। 41 ये सर इसमें x का तो एक्सपेक्टेशन निकल आएगा बाइनोमियल पॉलिनोमियल वाली वाली कंफ्यूज। हाँ, एक्सप्लेनिंग में कंडीशनल यूज होगा एक्चुअली। तो देख लो, ये सब एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन्होंने बाद वाले रख दिए हैं, तो यहाँ कंडीशनल फिर से यूज होगा। सो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये कंडीशनल बनाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बाहर के हैं, तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका लॉजिक ये है कि x जो है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ 10 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 10,12। अब द फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स, अब x नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया इंडिपेंडेंटली। y बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन x टॉसेस। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल कैपिटल X, हाफ। इसी को हम ठीक से लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं y गिवन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज बाइनोमियल स्मॉल x, हाफ। ये और ये लिखना बराबर है, आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ कैपिटल X है, कैपिटल X रैंडम है, लेकिन मेरा बाइनोमियल में फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ मैंने फिक्स किया कि कैपिटल X गिवन x, स्मॉल x इज अ फिक्स नंबर, तो उस केस में इसका, तो ये दोनों लिखना सेम बात है। सो वी हैव दिस। अब जो आदित्य तुम्हारा डाउट भी था, है ना, है आदित्य? सो हाँ, तुम्हारा ही डाउट था ना अभी क्वेश्चन में। सो ये और ये सेम चीज है। तो y बी द नंबर ऑफ, ठीक है ना, पूछ रहा है देन e ऑफ x प्लस, यहाँ पूछ रहा है x प्लस 2y बताओ। तो डायरेक्टली हम y का मार्जिन निकालना डिफिकल्ट टास्क है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन यूज करते हैं, जो हम आगे ज्वाइंट में पढ़ेंगे। सो अब इसको आप लिखोगे तो इसको अलग कर लो, ex को अलग कर लो और 2 टाइम ey अलग कर लो। तो x का तुम्हें ऐसे ही पता है, तो x का तो np हो जाएगा 5, 2 टाइम। अब ey तो डायरेक्ट नहीं पता मुझे, क्योंकि e
तो इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ y गिवन x। तो यहां से आ जाएगा 5 + 2 e। अब y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सो y गिवन x जो है बाइनोमियल x, हाफ है। सो इसका np तो x इंटू हाफ हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा x इंटू हाफ, मतलब x/2। तो ये हो गया 5 + 2, बाहर हाफ निकाल दो, बचा ex। तो इसकी वैल्यू ये हुई है, बाहर वाला e एज इट इज है। ये वाला चीज इसके इक्वल फॉर्मूले से है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है उससे। तो यहाँ से आ गया आप, ठीक है ना। तो 5 प्लस ये 2 कैंसिल, 5 तो 10 आ गया। ठीक है, आप ट्राई करो। पहले तो जितने ड्राइव में क्वेश्चंस है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, एटलीस्ट पीवाईक्यू तो जल्दी जल्दी निपटा लो, ठीक है ना। पीवाईक्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे अगर सीख लिए तो आगे नॉन पीवाईक्यू जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे या असाइनमेंट जो अभी मिल रहे हैं या मिलेंगे, उन सब में उसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे। ये है सर 59 5। अच्छा ये वाला, हाँ तो ये एमजीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सर हम इसको चेबीसेव से कर सकते हैं, लेकिन चेबीसेव या मार्कोव कब लगाते हैं? जब आपसे बाउंड पूछा हो, अपर बाउंड या लोअर बाउंड क्या है। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो चेबीसेव कैसे हेल्प करेगा आपको? अरे तो आधा ही आया। सो हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछा गया है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी में आप यूज नहीं कर सकते चेबीसेव या मार्कोव एक्चुअली। तो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे पहले आपको एमजीएफ निकालना पड़ेगा, और एमजीएफ निकाल के एमजीएफ से एक जो एमजीएफ आएगा ना, वो डिस्क्रीट का एमजीएफ आएगा, तो वहां से मुझे पीएमएफ मिल जाएगा, एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो एमजीएफ से पीएमएफ आ गया, पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो पूछ रहा है। अब एमजीएफ कैसे निकालोगे तो मैं बता देता हूँ। तो एमजीएफ पहले डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ बोला है ना इसने कि x with a random variable such that the MGF of x exists in the neighborhood of 0। बता रखा है MGF एग्जिस्ट कर रहा है, तो हिंट दे रहा है तुम्हें। अब उसमें ये यूज होगा। तो MGF का डेफिनेशन क्या है आप लोगों का, e⁻tx। इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, x कौन सा रैंडम वेरिएबल है, x with a random variable such that the momentary function exists in the neighborhood of 0। अब इसने कुछ बताया है x के बारे में, बताओ भाई। सो बताओ एमजीएफ का क्या डेफिनेशन है? तो यहाँ पे एक्चुअली x with a random variable such that MGF of x is this, e of xn आपको दे रखा है। तो समेशन क्या e⁻tx into this, pmf क्या होगा? कर लेंगे ना, 15 बन जाएगी। हाँ। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं करना, रुको। हाँ वही मैं कह रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे क्या करना है, ओपन नहीं करना, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है ना। तो आप ऐसा करते हैं, e⁻tx का एक्सपेंशन खोल लेते हैं, e⁻tx का एक्सपेंशन खोलते हैं। क्यों e⁻tx का एक्सपेंशन खोलेंगे? सो tx की पावर मान लो n/n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 to infinity। तो मैंने क्या किया, e⁻tx का एक्सपेंशन खोल लिया। वो यहाँ से आइडिया है कि e of x की पावर n है। इसने कहा भी नहीं कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे ओपन करते हैं हम, तो हमने ऐसा किया। अब सो ये समेशन n पे है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो। तो समेशन को बाहर बुला लो। सो समेशन को तुम समेशन और एक्सपेक्टेशन को इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन tx की पावर n/n फैक्टोरियल, तो उसको यूज करना है ना। सो n फ्रॉम 0 to infinity। अब समेशन n फ्रॉम 0 to infinity, अब यहाँ पे अलग अलग कर लो। तो t की पावर n/n फैक्टोरियल, एक्सपेक्टेशन x की पावर n, और ये क्वांटिटी आपको यहाँ गिवन है एक्चुअली। एक्सपेंशन खोला हमने e⁻tx का,
तो ये क्वांटिटी मुझे अब गिवन है क्वेश्चन में, अब वो पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e ऑफ x की पावर n, तो ये आपका हो गया -1 की पावर n इंटू 2/5 प्लस 2 की पावर n प्लस 1, तो इसको थोड़ा सीख से लिखो। सो 2 की पावर n चलो यहाँ तो अपॉन 5 एंड प्लस 1/5, सो ये हो गया आपका जो x की पावर n दे रखा है मुझे। इसको ओपन कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो समेशन -1 की पावर n t की पावर n बाई n फैक्टोरियल, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इनटू में 2/5, सो यहाँ है n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म लिखता हूँ वैसे ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, समेशन t की पावर n बाई n फैक्टोरियल, 2 की पावर n भी रखो, इनटू में 2/5 अलग से। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, जस्ट इसको हर टर्म में मल्टीप्लाई करके समेशन साथ में ला रहा हूँ, एंड प्लस समेशन t की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ठीक, और बचा गया 1/5 इनटू में। अब देखो समेशन तो n पे काम करेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सपेंशन देखो आपको याद है, e रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू 2/5 प्लस समेशन तो n पे काम करेगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2t की पावर n हो गई ना ये तो, हाँ 2t की पावर n इंटू 2/5 एंड अगेन समेशन n पे काम करेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। सो यहाँ से आ गया आपके पास, सो इंटू e की पावर t इंटू 1/5, सो ये आ गया। सो ये हो गया mxt। अब आप देखो, अब इसको पहचानना पड़ेगा आपको, तो सिंपली आप अगर याद हो डिस्क्रीट का mgf कैसा दिखता है, तो समेशन e की पावर t इंटू xi और बाहर होता है pi, तो ये कुछ ऐसा है, समेशन e की पावर t टाइम x प्रोबेबिलिटी एट x, कहने का मतलब ये है। सो जो भी x यहाँ पे वैल्यू एट x की एंड x की जो भी वैल्यू समेशन ओवर x, कहने का मतलब ये आप यहाँ ध्यान दो। सो आप देखोगे कि ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, x और px प्रोबेबिलिटी, तो x की वैल्यू है जो कोएफिशिएंट है e की पावर में, है ना, आपको याद है ना एक्सपेक्टेशन, जब आप ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा। सो x की वैल्यू है -1 2, 0, ये 3 है ना, नहीं 1 सॉरी 1 है ना, जो कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट है वो x की वैल्यू है e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। सो -1 के साथ नंबर कौन सा है, 2/5, सो -1 पे प्रोबेबिलिटी 2/5 है, 2 पे प्रोबेबिलिटी 2/5 ही है, और इस पे 1/5 है। अब क्या पूछा है चेक कर लो, तो पूछा था प्रोबेबिलिटी x माइनस 1/2 का मॉड जो है, ये जो मॉड है ये मोर देन 1 है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितना आएगा ये, वन माइनस कर देते हैं, याद ऐसा कर लो, इसमें कौन सा, देखो चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही काम करो, इन तीनों बस ये चेक कर लो कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 1 माइनस भी कर सकते हो, -1 रखेंगे तो -3/2, तो ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है, 2 रखेंगे तो 3/2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रखेंगे तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों पे सम कर लो। सो 2/5 प्लस 2/5, सो 4/5 इसका आंसर है। सर जी सर यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं ना, जो मतलब कि x माइनस हाफ करके जो है ना, हाँ मतलब कि जियोमेट्रिक इक्वालिटी में वो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ex ग्रेटर देन हाँ। कांस्टेंट, तो ex यहाँ पे हाफ नहीं बन रहा है। अच्छा, पहले मीन निकालोगे तो मीन हाफ आएगा, वही ना, तुम चाहो तो n को 1 रख दो, हाँ n को 1 रख के चेक कर लो मीन हाफ आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है ना? और वैसे भी अगर बनता भी तब भी तुम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाओगे, तुम बाउंड बता सकते हो, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे।
कि इसका है ना आपके पास ये है कि प्रोबेबिलिटी लाइक x माइनस म्यू मोर देन एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, बट इससे पता चल रहा है किससे छोटा होगा, बट ये थोड़ी पता है क्या होगा, ये नहीं पता। तो इससे ये नहीं पता कि क्या आएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। ओके आई थिंक तो इस बैच का टाइम भी हो गया। सो अभी नेक्स्ट बैच 9 to 11 है, तो आप लोग मैं चाहता हूँ पहले ट्राई करो, एक वीक का टाइम लो। अभी नेक्स्ट संडे भी डाउट क्लास, हर संडे 6 to 11 5 घंटे डाउट क्लास होता है जो 10:30 तक खत्म हो जाता है, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो, या क्लास में रेगुलरली हम लोग पहले आधे घंटे हम लोग 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हर क्लास में, क्योंकि 7 दिन क्लास हो रही है, तो ऑल 7 days डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 6 days हाफ एन आवर, फर्स्ट हाफ एन आवर संडे को डाउट क्लास ही होता है। बाकी ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर ही सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर दो, कोई ना कोई सोल्यूशन भेज ही देगा आपको, इस तरह से है। सो नेक्स्ट क्लास से मैं थ्योरी कंटिन्यू करूंगा आगे, आप 1 वीक का टाइम लो, जितने भी यूनिवेरिएट के असाइनमेंट है एटलीस्ट PYQ उसको कंप्लीट करो, जैम गेट के, जैम गेट का रैंडम वेरिएबल नाम का PYQ है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट नाम का गेट का है, जैम का यूनिवेरिएट नाम का है, और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट नाम का है, तो 4 असाइनमेंट PYQ हो गए, और भी 1-2 होंगे, तो आप उसको ट्राई करें, कंप्लीट करो नेक्स्ट संडे तक, सैटरडे तक, और टेस्ट भी देते रहो, डाउट कलेक्ट करते रहो, एक एक करके पूछते रहो, है ना, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पेज में इन्फ्रेंस होगा क्या? नहीं, इन्फ्लुएंस कैसे होगा, अभी हम लोग कहाँ क्या इसमें क्या अच्छा नेक्स्ट बैच में अभी 9 to 11 में इसका असाइनमेंट डिस्कशन होगा, इसका डिस्कशन होगा, बताया था। ये लिमिट थ्योरम का लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी किया है, आज जो लिमिट थ्योरम नाम का मैंने PYQ असाइनमेंट फोल्डर शेयर किया था ना ग्रुप में, तो उसका अभी डिस्कशन है, तो इसका अभी डिस्कशन है, इस टॉपिक के PYQ का डिस्कशन है एक्चुअली, जैम एंड गेट का। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट। सर जब सैम्पलिंग स्टार्ट